Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have came at the right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, and I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। मैं समाजशास्त्र की ही टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मेरा नेट भी काफ़ी बार क्वालिफाई है, स्पेशली सोशोलॉजी से। तो मैं आपको समाजशास्त्र सोशोलॉजी बहुत आसानी से पढ़ना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का MA सेकेंड सेमेस्टर सोशोलॉजी का मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो है आपका सोशोलॉजी का MA सेमेस्टर सेकंड का पेपर है, जो कि नेप के अकॉर्डिंग अब NEP के बाद से ऑब्जेक्टिव मोड में हो रहा है। तो ये मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च जो है, ये आपके सोशल साइंसेस में अगर आप जब रिसर्च पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं। तो ये जो अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं, अगर आप कहीं भी PhD का एंट्रेंस देते हैं, तो भी ये जो क्वेश्चंस होंगे ये इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम्स में, क्योंकि रिसर्च के जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नेट में आप जानते हैं नेट के सिलेबस में एक यूनिट ही होती है रिसर्च एप्टीट्यूड की, एक पूरी यूनिट है। तो उसमें भी ये क्वेश्चंस जो होंगे वो हेल्पफुल होंगे। ये नेट के अलावा आपका CUET है, कोई भी PhD का एंट्रेंस है। इसके अलावा अगर आप BA और MA में सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं और आप अगर सोशल रिसर्च पढ़ते हैं, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ये पेपर कोड मेंशन है क्वेश्चन बुकलेट में, आपका सीरीज़ हो गई। इसके अलावा ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमें हमेशा रीड आउट करने हैं, उसके बाद ही पेपर को सॉल्व करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन इज द बुक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च वॉज रिटन बाय। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है ये आपके बहुत ही फेमस, आपके जो सोशल रिसर्च के बारे में लिखते हैं आपके थिंकर, ये PV यंग है, इनकी बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। और जो बुक्स हैं वो आपसे ऐसे डायरेक्ट भी पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, राइटर का नेम दिया होगा और बुक्स के नाम दिए होंगे, उसमें से पूछ लेगा कि इस राइटर की बुक बताइए। इसके अलावा ये बुक्स जो हैं वो मैचिंग में भी आती हैं, तो बुक्स जो हैं कई तरीके से पूछी जा सकती हैं और ये इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा ये जो PV यंग है, क्योंकि ये बुक ही लिख रहे हैं साइंटिफिक सोशल सर्वे और रिसर्च पे, तो इन्होंने कुछ डेफिनेशंस वगैरह भी कई टॉपिक्स पे लिखी हैं रिसर्च वगैरह पे, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होंगी, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फिशर की बुक, क्योंकि फिशर ने भी जाहिर सी बात है कुछ बुक्स लिखी होंगी, मोज़र हो गए, बोगार्ट्स हो गए, ये सब इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, आप इनकी बुक्स को भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च। इनमें से कौन सा सामाजिक अनुसंधान के महत्व को दर्शाता है? हम पढ़ रहे हैं सोशल रिसर्च के बारे में, तो जो सामाजिक अनुसंधान होता है उसके महत्व को कौन कौन से पॉइंट जो है वो बता रहे हैं। पहला है हेल्पफुल इन प्रोडक्शन। हेल्पफुल इन प्रोडक्शन यानी कि भविष्यवाणी करने में सहायक। थियोरेटिकल इम्पॉर्टेंस यानी कि इसका सैद्धांतिक महत्व है। और लास्ट इन्होंने बोला है कि हेल्पफुल इन एक्वायरिंग न्यू नॉलेज यानी कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। तो अगर आप इनको ठीक से एनालाइज करें तो आप समझ पाएंगे कि हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि भविष्यवाणी कर सकते हैं। जब हम रिसर्च करेंगे तो हम बता सकते हैं। इसके अलावा थ्योरीज भी बनती हैं, रिसर्च होती है तो उससे नई थ्योरीज भी बनती हैं, तो इसका थ्योरेटिकल इम्पॉर्टेंस भी है। इसके अलावा जब रिसर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम नया उसमें ज्ञान प्राप्त ही करते हैं, हम कुछ ना कुछ न्यू नॉलेज को एक्वायर करते ही हैं। तो ये जो सारे पॉइंट हैं ये सारे ही सही हैं, इसलिए जो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव दिस स्टेटमेंट द ऑब्वियस फंक्शन ऑफ सोशल रिसर्च इज टू ऐड न्यू नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग स्टोर। ज्ञान के मौजूदा भंडार में नवीन ज्ञान का जुड़ना ही अनुसंधान का प्रत्यक्ष
प्रकारे है। ये जो स्टेटमेंट आप कह लीजिए या डेफिनेशन आप कह लीजिए किसकी है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार आपसे पूछी जाती हैं। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है ये आपकी हेरिंग की डेफिनेशन है। हेरिंग जो आपके थिंकर हैं, इसका राइट आंसर है सी। इसके अलावा आप मोज़र, बोगार्ड्स और फिशर की भी डेफिनेशंस को देख सकते हैं। ऑप्शन से भी हम कई क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका राइट आंसर कोई और था, तो ऑप्शन पे से कोई एक ऑप्शन था, लेकिन वो क्वेश्चन रिपीट नहीं किया गया, बट जो और ऑप्शंस थे उनसे भी क्वेश्चंस को पुट अप किया जा सकता है। तो आप ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिलेटेड विद सोशल रिसर्च? निम्नलिखित में से कौन सी दशा सामाजिक अनुसंधान से संबद्ध नहीं है? अभी हमने देखा था कि सोशल रिसर्च की इम्पोर्टेंस पूछी थी, अब इसमें पूछा है कि कौन सी कंडीशन जो सोशल रिसर्च से रिलेटेड है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट में हमें जाना होगा। पहला इसमें बोला है कॉज एंड इफ़ेक्ट इंटरप्रिटेशन, कारण और प्रभाव की व्याख्या। तो जब आप अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉज एंड इफ़ेक्ट तो बता रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये हमने रिसर्च किया और हमने बताया ये इसका कॉज है। इसके बाद सर्च न्यू फैक्ट्स, तो अभी हमने देखा कि ये तो सामाजिक अनुसंधान के महत्व को बता रहा है, नए नए तथ्य या नए ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद आता है लॉजिकल व्यू पॉइंट, तार्किक दृष्टिकोण। तो इन तीन ऑप्शन को देख के ही आप समझ पाएंगे कि ये तीनों जो है ये पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, बट यहाँ हमसे निगेटिव एस्पेक्ट पूछा गया है, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो रिलेट ही नहीं करती सोशल रिसर्च से, ऐसा पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है ये जो डी ऑप्शन होगा वो होगा, यानी कि मानवतावादी विश्लेषण, यानी कि ह्यूमनिस्टिक एनालिसिस। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू पॉइंट ऑफ अ रिसर्चर्स इज नेसेसरी फॉर अ सोशल रिसर्च? निम्नलिखित में से सामाजिक शोध के लिए शोधकर्ता का किस तरह दृष्टिकोण होना आवश्यक है? तो जब हम सोशल रिसर्च कर रहे हैं तो जो भी आपका सोशल रिसर्चर है, यानी कि जो अनुसंधान करता है, जो कि शोध करता है, जो रिसर्च कर रहा है, उसको कैसा होना चाहिए, उसका व्यू पॉइंट या दृष्टिकोण अगर हम कहें तो कैसा होना चाहिए? तो वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए और पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। सिंपली अगर हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को कहें तो हम कोई भी क्वेश्चन पूछें, तो जब हम सब्जेक्टिव अगर बात करते हैं आंसर की, तो उसमें बहुत सारे आंसर निकल के आ सकते हैं। किसी का व्यू पॉइंट कुछ होगा, किसी का व्यू पॉइंट कुछ होगा। बट अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एक जो क्वेश्चन होता है उसका एक स्पेसिफिक वही आंसर होता है और वही सही होता है। तो जब हम सोशल रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्चर का व्यू पॉइंट कैसा होना चाहिए? पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक व्यू पॉइंट होना चाहिए उसका। नेक्स्ट है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्टाइल इमेजिनेशन इन सोशल रिसर्च ऑफ डिफरेंट डिमेंशन ऑफ सोशल लाइफ वॉज गिवन बाई। किसने सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर अनुसंधान करने के लिए रचनात्मक कल्पना शक्ति को महत्वपूर्ण माना है? तो इनमें से कौन सा थिंकर ऐसा है जिसने ये रचनात्मक कल्पना शक्ति को महत्वपूर्ण माना है? इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका C.W. मिल्स, सी राइट मिल्स। इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, आप इनकी बुक्स वगैरह को भी लर्न कर सकते हैं, पूछी जाती हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is a type of experimental research design? निम्नलिखित में से प्रयोगात्मक शोध प्रारूप का प्रकार कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या होता है। उसके बाद उसमें हम रिसर्च डिज़ाइन, जैसे कि अगर हम सिंपली कोई चीज़ देखते हैं तो उसका डिज़ाइन देखते हैं कैसा है, ऐसे ही रिसर्च होती है तो उसका एक डिज़ाइन होता है। अलग अलग काफ़ी सारे जो टाइप्स होते हैं रिसर्च के, रिसर्च डिज़ाइन के होते हैं। तो इसमें से आपसे पूछा है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होती है उसमें से किसका एक टाइप है, तो कौन सा होगा? इसमें जो राइट आंसर होगा बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट, यानी कि पूर्व और पश्चात परीक्षण,
आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट यानी कि पश्चात परीक्षण, और एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट यानी कि कार्योत्तर तथ्य परीक्षण। तो ये सारे ही जो टाइप हैं ये आपके ऑल ऑफ द अबव जो होगा वो उसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि सब में आप देखें कि एक्सपेरिमेंटल मतलब हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो वो पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, केवल बाद में भी कर सकते हैं। और एक्स पोस्ट फैक्टो जो होता है उसमें बात करते हैं कि जब कोई चीज़ हो गई उसके बाद हम उसके बारे में कुछ करें। तो एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिज़ाइन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च इज। तो ये जो बुक है मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है ये आपके गुडे एंड हैट की है। गुडे एंड हैट की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च, ये जब आप सोशल रिसर्च आप नेट के लिए भी पढ़ते हैं तो बुक्स कई बार पूछी जाती हैं, और आपसे ये मैचिंग में भी पूछी जा सकती हैं और डायरेक्ट भी पूछी जा सकती हैं। और गुड एंड हैट की तो आपसे डेफिनेशंस और भी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट थिंकर हैं आपके सोशल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज एम टू मूव अहेड विद द एम ऑफ द शेक ऑफ नॉलेज। ज्ञान के लिए ज्ञान के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना किस प्रकार का शोध? ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना, तो यही जो होता है ये आपका प्योर रिसर्च की बात करता है, यानी कि विशुद्ध शोध। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंसीव्ड सो एज टू ऑब्टेन आंसर्स टू रिसर्च प्रॉब्लम इज। अनुसंधान की एक योजना, संरचना तथा रणनीति जिसका उपयोग शोध से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो एक प्लान है किसी भी चीज़ का, आप कोई भी काम करते हैं तो कुछ प्लान करते हैं, फिर उसका एक स्ट्रक्चर या कह लें होता है, या उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो वो क्या होगा जब हम रिसर्च में उसकी बात करते हैं, तो वो क्या होगा? वो आपका रिसर्च डिज़ाइन होगा, जिसको कि अभी हमने पहले क्वेश्चंस में देखा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की हमने बात की थी। तो वो आपका रिसर्च डिज़ाइन ही होता है जब अनुसंधान की एक योजना बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, एक रणनीति बनाते हैं शोध के लिए, तो वो आपकी अनुसंधान प्ररचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस वर डिस्क्राइब्ड बाय गुडे एंड हैट। गुडे और हॉट ने परिकल्पना के कितने स्रोत बताए हैं? तो गुडे और हॉट यानी कि अभी हमने इनका एक क्वेश्चन देखा था, उनकी बुक पूछी गई। अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, उन्होंने परिकल्पना के सोर्सेज कौन कौन से बताए हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ सोर्सेज की बात करें तो ये 4 बात करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल रिसर्च विच एम टू एक्सप्लोर न्यू थ्योरी एंड री-वेरीफाई प्री एग्जिस्टिंग ओल्ड थ्योरीज इज नोन एज। सामाजिक अनुसंधान का वह प्रकार जिसका उद्देश्य नए सिद्धांत की खोज करना तथा पुराने जो सिद्धांत हैं उसकी पुनर्परीक्षा करना होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया तो खोजते ही हैं, लेकिन सामाजिक अनुसंधान का उस प्रकार को क्या कहेंगे जिसमें हम नया सिद्धांत जो है उसकी खोज करें, या फिर जो पुराने सिद्धांत हैं उनको हम वापस से री-वेरीफाई करें या उनकी पुनर्परीक्षा करें। तो ये भी आपका प्योर रिसर्च होगा, यानी कि विशुद्ध शोध होगा। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who said this hypothesis is a preposition which can be put to test to determine its validity? किसका कथन है कि परिकल्पना एक ऐसा प्रस्ताव है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जाती है? Who said this statement या who said this hypothesis is a proposition? ये एक प्रपोज्ड स्टेटमेंट है जिसकी हम वो सही हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा किसने कहा है?
कि परिकल्पना वैसे भी वो एक, अगर हम सिंपल एक लाइन में डिफाइन करें हाइपोथेसिस को या परिकल्पना को, तो हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट जिसको कि हमें टेस्ट करना होता है, उसके बाद ही हम पता कर सकते हैं कि ये जो है वो प्रूफ होगी या नहीं होगी। जैसे हमने कोई भी टॉपिक पे अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, सिंपली अगर हम कोई भी सोशल प्रॉब्लम ले लें कि जो निर्धनता है उसकी वजह से ही ये जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं, तो ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो दोनों बातें हैं। तो हमने एक हाइपोथेसिस बनाई, फिर हम उसको क्वेश्चनर बना के लोगों पे टेस्ट करके तब हम एक रिजल्ट बनाते हैं कि हाँ, अगर हमने 100 लोग लिए हैं, 100 लोगों से हमने बात की, तो उसमें अगर 80% या 90% लोग हाँ यस में बोल रहे हैं, तो ये जो आपकी हाइपोथेसिस होगी यानी कि परिकल्पना होगी वो सत्य हो जाएगी। ये तो बात हो गई हाइपोथेसिस की। अब बात आती है कि ये जो स्टेटमेंट है या ये डेफिनेशन है कि परिकल्पना एक ऐसा प्रस्ताव है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जाती है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये आपके फेमस थिंकर गुडियन हार्ट का स्टेटमेंट है, गुडियन हार्ट। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर हाइपोथेसिस? निम्नलिखित में से परिकल्पना के लिए असत्य कथन कौन सा है? कौन सा स्टेटमेंट है जो हाइपोथेसिस की अभी बात आएगी निगेटिव एस्पेक्ट की, तो पहले तो हम देखें कि पॉजिटिव कौन से हैं। अब उसमें से जो पॉजिटिव नहीं है वो नेगेटिव सेंस में जाएगा। तो पहला है कि हेल्पफुल इन गेटिंग लॉजिकल कंक्लूजन, तर्कसंगत निष्कर्षों में सहायक होता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि हमें एक लॉजिकल कंक्लूजन मिल जाता है हाइपोथेसिस से। वो अगर ट्रू भी हो रही है, फॉल्स हो रही है, जो भी होगा तो उससे हमें एक लॉजिकल कंक्लूजन मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम का। उसके बाद बात आती है कि हेल्पफुल इन डिलिमिटेटिंग द फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन की सीमा निर्धारित करने में सहायक होता है। हमारा जो एक अध्ययन है, हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसकी एक सीमा को निर्धारित करता है कि हम एक एस्पेक्ट, 2 एस्पेक्ट, 3 एस्पेक्ट, जितनी भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उतने हम एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं, तो उसको एक लिमिटेड कर देता है हमारी स्टडी को। उसके बाद आता है कि प्रोवाइड्स राइट डायरेक्शन टू द स्टडी, अध्ययन की सही दिशा का निर्धारण। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब एक टॉपिक है तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन हम कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम एक जो भी हमारा अध्ययन है, जो स्टडी है जिस पे हम रिसर्च करते हैं, तो उसको एक सही डायरेक्शन देता है हमारा हाइपोथेसिस। ये भी इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ये सारी जो तीनों बातें हमने देखी, ये सब इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ये ट्रू है हाइपोथेसिस के बारे में। लास्ट हम देख लेते हैं, टू एक्सटेंड स्कोप ऑफ स्टडी, अध्ययन क्षेत्र का विस्तार कर देता है। नहीं, अगर वो अध्ययन क्षेत्र को सीमा निर्धारित कर रहा है तो वो विस्तार कैसे कर सकता है? एक ही बात ठीक हो सकती है, या तो वो विस्तार करेगा या सीमा को निर्धारित करेगा। तो जब वो एक सही डायरेक्शन देगा, सीमा को निर्धारित कर देगा, तो जाहिर सी बात है क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। कुछ क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अगर इंटरप्रेट करें, उनको समझें, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो आंसर है इसके साथ ये सही होगा। तो इसमें भी यही करना था। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस? निम्नलिखित में से कौन उपकल्पना का स्रोत नहीं है? तो इसमें से हमें बताना है कि उपकल्पना का स्रोत क्या है। तो पहली चीज़ आती है समरूपता, यानी कि कुछ एनालॉजीज, तो ये तो होता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन ऑफ वेरियस स्टडीज़, विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्ष निकलते हैं उपकल्पना से, तो ये भी ठीक है। एक पर्सनल इंसाइट, यानी कि व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि है। हमारी अपनी एक हाइपोथेसिस हम जनरेट करते हैं, जब स्टडी करते हैं तो हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, बनाते हैं, तो ये हमारी अपनी पर्सनल इंसाइट है। ये जब हम उसको टेस्टिंग करते हैं, जब हम लोगों पे उसको टेस्ट करते हैं, तब वो प्रूफ होती है या वो ट्रू होती है, तब हम कह सकते हैं कि वो बात अलग है। वरना वैसे तो वो हमारी अपनी पर्सनल इंसाइट होती है, हम बता रहे होते हैं कि ये कॉज है, ये इसका इफेक्ट है, वो हमारा एक व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि होती है। नेक्स्ट है भावात्मक अभिवृत्ति, यहाँ पे इमोशनल एटीट्यूड की बात नहीं होती, तो इसका जो राइट आंसर है ये इमोशनल एटीट्यूड नहीं होता। हम भावनाओं पे नहीं जा रहे होते रिसर्च में, आपको बायस नहीं होना है, और इमोशनल जैसी चीज़ें रिसर्च में नहीं आती हैं। तो ये हाइपोथेसिस के लिए जो सोर्स होगा हाइपोथेसिस का, ये इमोशनल एटीट्यूड नहीं होगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इसके हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।
आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।